नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी वेल और आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड से यानी ध्वनि से संबंधित प्रश्न जो 84 क्वेश्चन है। आज एक वीडियो में हम खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे खत्म कर दें। ठीक है, चलिए बस सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को आंसर देते रहेंगे और पढ़ने वाला है तो एक और चैनल है उस पर जा सकते हैं, तो ये देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, क्या होती है? तो इसको याद रखने के लिए ध्व आधा ध्व है ना, ध ये, तो उसको याद रखिएगा। इसमें ये है तो इसका आंसर भी सही होगा। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होता है, तो याद रखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे, यह पूछता भी है क्वेश्चन में कि प्रकाश तरंगे कैसी है, तो अनुदैर्ध्य प्रकृति है, प्राकृतिक इसका कौन सा प्रकृति है, तो अनुदैर्ध्य है। प्रकाश का पूछता भी है तो अनुप्रस्थ है। प्रस्थ और दैर्ध्य आधा ध्व दिया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? सत्य है, इनमें से ध्रुति नहीं किया जा सकता है, निर्वात में नहीं चल सकता है, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर। हाँ सही है, सी सही होगा। 2 का 3, अश्रव्य अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, मतलब कि आवृत्ति होती है अवश्रव्य। देखिए 3 तरह के होते हैं, एक होता है अवश्रव्य, याद रखिएगा, अवश्रव्य, श्रव्य, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक, मतलब बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं कि पराश्रय तरंग, पराश्रय तरंग बोलते हैं इसे, मतलब कि जरा सुनाई नहीं देता है। देखिए श्रव्य जो होगा ना 20 से 20,000 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में होता है, ठीक, HZ। अब इससे जो कम होगा, 20 से जो कम होगा वह होगा अवश्रव्य, और जो 20,000 से ऊपर होगा उसको पराश्रय तरंग बोलते हैं। तो यह दो चीज, मतलब एक ही चीज से 3 चीज याद रखिएगा। मतलब कि 20 से 20,000 के बीच में हम लोग श्रव्य इसको ऑडिबल बोलते हैं, और अवश्रव्य की बोल रहा है तो 20,000 से 20 से कम होगा, तो इसका आंसर ए सही होगा 3 का। 4 देखेंगे कि पराश्रय तरंग आवृत्ति होती है, तो इसका होगा पराश्रय तरंग, मतलब कि 20,000 से ऊपर होगा। तो इसका देखिए इसमें दिया हुआ कि 20 किलो, यानी कि इसको 20,000 होता है ना, तो 1000 में चेंज करने के लिए इसको किलो में चेंज कर देंगे तो 20 किलो हो जाएगा, किलो, ठीक, तो इससे अधिक हो जाएगा, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, पराश्रय तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, तो इसका आंसर 5 होगा। वहां पे हम लोग देखे थे अभी, यह देखिए ये जो है ना यहाँ से इसके बीच में, यह हम उसको श्रव्य या मतलब सुनने का या ऑडिबल बोलते हैं। इससे जहाँ कम होगा उसको हम अधिक होगा नहीं सुन पाएंगे, तो तभी इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको सुना नहीं जा सकता। पराश्रव्य जो अल्ट्रासोनिक तरंग होती है उसको सुना नहीं जा सकता, वो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, ये सब सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, पराश्रय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, छौका बी सही होगा। नेक्स्ट है, शिकार परभक्षियों और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? मैं इसको क्या करते हैं कि अपना छोड़ते हैं, मतलब तरंग छोड़ते हैं, वहां से टच करके आएगा तो इसको महसूस हो जाएगा, तब उसको कहते हैं। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि होता है, निर्धारण करती हैं। आगे, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए इसका क्या किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। 8 का ए, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक जो तरंग होती है इसका प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का तत्व माने पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो पिच होता है वह किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर ये सही होगा। 10 दिया हुआ है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका पराश्रय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। 20 से 20,000 जो अभी पढ़े थे, 20 से हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मैंने 20 से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता को ध्वनि में से, ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो वह उसको ऑडिबल या श्रव्य बोलते हैं, मतलब सुनने वाला ध्वनि बोलते हैं, तो जो हम लोग सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। तरंग को आवृत्ति तथा मैंने तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के संबंध क्या होगा? तो यह हो जाएगा v बराबर n, मैंने लैम्डा m लैम्डा हो जाएगा n लैम्डा। आगे, चंद्रमा पर धरातल को दूर विस्फोटक सुनाई नहीं देता है, उसका कारण क्या है? जैसे दिया है कि चंद्रमा के धरातल पर दूर से अगर कोई विस्फोटक सुनाई नहीं देता है तो उसका अनुपस्थिति के कारण, मतलब किसके अनुपस्थिति के? तो वह वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण, तो इसका आंसर ए सही होगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वह तीव्र ध्वनि नियंत्रित करती है, तो जैसे कि वह पराश्रय तरंग छोड़ती हैं तो जाकर के वो टच करके वापस आता है, तब वो जानती है
इसी के चलते वो कहीं लड़ती नहीं है, कहीं होता नहीं है, मतलब कि कोई दुर्घटना नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है कि वह यह जो है ना सी, चमगादड़ के लिए सी सही होगा, वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। दिया हुआ है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु के बिना टकराए हुए उड़ता है, तो ये तो सही है। अब इसी को कह रहा है कि चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं, तो कारण क्या है? तो इसका आंसर इस इंफ्रा नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़े क्या यहाँ पे एक चीज पढ़े थे, चमगादड़ क्या छोड़ती हैं? परासरा तरंगे छोड़ती हैं ना, ये होगा नहीं। इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है नहीं, इसका आंसर सी आर गलत होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। वायुमंडल में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? अगर दाब को बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बी हो जाएगा। इसका 332 ही मीटर प्रति सेकंड रहेगा। दिया हुआ है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में सबसे ज्यादा होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। निर्वात में कम होता है, स्टील में ज्यादा होता है। ठीक। बादलों की बिजली जो चमक हो, काफी समय बाद बादलों को गर्जन सुनाई देती है, तो इसका कारण क्या है ना कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि का चाल तेज होता है, नहीं, प्रकाश की चाल तेज होती है, ध्वनि की चाल कम होती है, इसी के चलते। तो और क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन बादलों की बिजली चमक में काफी समय बाद गर्जन सुनाई देती है, तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तो इसका आंसर डी सही होगा, 18 का। वायु में ध्वनि का वेग कितना होगा? तो 332 होता है, तो 330 दिया है, तो इसका आंसर ए 19 का ए सही होगा। किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? यानी कि ठोस माध्यम, याद रखिएगा, ठोस, उसके बाद से द्रव, उसके बाद से गैस। मैंने सबसे ज्यादा गैस में, ठोस में, उसके बाद से द्रव में, उसके बाद सबसे कम होता है गैस में, तो याद रखिए ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का तेज होगा। चाल ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, ध्वनि का जो वेग होगा भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, और ठोस का सबसे अधिक होता है। तो ये तो अलग अलग तो ये है, द्रव में सबसे कम होता है, तो सबसे कम तो नहीं होगा, द्रव में माध्यम में रहता है, भिन्न गैस अधिक होता है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर बी सही होगा, तो 21 का आंसर बी सही होगा। 22 का दिया हुआ है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक रहती है? तो लोहा के, उससे कोई मतलब नहीं है, लोहा है सीधे सीधी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से दिया हुआ सही नहीं है, याद रखिएगा सही नहीं है, नहीं जब क्वेश्चन में आएगा तब समझिए, यानी कि एक गलत होगा। अब एक सही नहीं है यानी एक गलत होगा, 4 सही होंगे। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु का वेग कम होता है, और आयाम और आवृत्ति परिवर्तन में वेग परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा, सी। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु के ध्वनि में वेग कम होता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान का आश्रित नहीं करता, तापमान के घटने बढ़ने से घटता बढ़ता रहता है, तो इसका आंसर 24 का आंसर हो जाएगा डी, घटने से घटता है। आगे, ओहो, चलिए इसको हटा देते हैं, 25 को, सही नहीं, गड़बड़ हो गया। देखिए 25 का आंसर बस दिया है कि रेलगाड़ी इंजन के निकलने भाप दिखाई पड़ती है, सीटी के बाद सुनाई देता है, तो प्रकाश की तरंगों चाल की तुलना में ध्वनि की तरंगे बहुत कम होती हैं, तो ये तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए। जो ए है ना, ए में दिया है कि ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। जिसके पास किताब होगा देख लेंगे, इसको हम अच्छे से पीडीएफ बना करके दे देंगे इसी वीडियो के लिंक में, ठीक है ना, तो आप लोग वहां से ले सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं कहाँ पे? ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से, तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ठीक है ना, तो 26 का ए। 27 देखेंगे, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या बोलते हैं, याद रखिएगा, मैक संख्या। आगे 27 के बाद 28, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? दिया हुआ क्वेश्चन में 28 का क्वेश्चन दिया है कि मैक अंकों का प्रयोग वेग संबंध में किया जाता है, तो इसका अंतरिक्ष यान के लिए, वायुयान के लिए होता है, अंतरिक्ष नहीं, वायुयान में होता है मैक संख्या का प्रयोग, तो इसका आंसर सी सही होगा, 28 का। 29 का ध्वनि दिया है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि का जो प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है, तो 29 का सी सही होगा। डीबी बोलते हैं डेसिबल, डी और बी याद रखिएगा, डीबी बोलते हैं इसका। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है, तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। 31 दिया है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा
ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? तरत्व जो होता है ना, जिसका तरत्व अधिक होगा, जिसे पुरुष का तरत्व ज्यादा होता है तो इसलिए तेज तरत्व तरत्व ज्यादा होगा तो पतली आवाज आएगी, याद रखिए। आगे, ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली, वही है तरत्व जो होता है, पिच जो होता है ना, मोटी और पतली, जिसका अधिक होगा तरत्व वह मोटी पतली आवाज आएगी, और जितना मोटा आवाज आएगा ना उसका तरत्व कम होगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज क्या होगी, तो इसका तरत्व अधिक होता है। जो महिला का जो तरत्व होता है वो अधिक होता है। शेर का चाहे पुरुष का जो तेज बोलता है उसका तरत्व कम होता है। इसी पे निर्भर करता है, पिच पे ध्यान रहे। एक युवक पुरुष की तुलना में छोटे बच्चे का आवाज अधिक प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि तरत्व पुरुष की तुलना में कम होता है, बच्चे की आवाज का तरत्व पुरुष की आवाज की तरत्व की तुलना में अधिक होता है। तो इसका आंसर 34 का बी होगा, बी। नेक्स्ट है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। आवृत्ति अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, आयाम अधिक होता है, वेग अधिक होता है, तो क्या होगा? तो इसका होगा 35 का ए, आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए, माने एक ही स्वर बजाया जाए, तो उनमें स्वर के धन विभेद माने किस कारण से पता लगा सकता है? तो 36 का आंसर डी हो जाएगा, केवल ध्वनि मूर्ता से। तो इसका आंसर 36 का डी होगा। 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? अच्छा, वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता, ध्रुवण, परिवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। तो जो ध्रुवण होता है ना वह नहीं किया सकता है, ठीक। और क्या दिया है कि ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वो अधिकतम सीमा सबसे ऊपर सुन नहीं सकता है, मतलब कि किसी अधिक नहीं सुन सकते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा। 95 dB से अधिक हम लोग नहीं सुन पाते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु नहीं वायु, ध्वनि। तो डी हो जाएगा। 40 आंसर दिया है, 40 क्वेश्चन दिया हुआ है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना डॉपलर प्रभाव पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि माध्यम नहीं होता है, ध्वनि एक माध्यम में चलती है, इसका माध्यम नहीं होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो 41 का सी सही होगा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? यदि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये ध्रुवण है। परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन तो होता है लेकिन ध्रुवण नहीं होता है। तो 42 का आंसर सी होगा। 43 का देखिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्योंकि उसमें ए सही होगा। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। तो इसका आंसर ए सही होगा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर 44 का सी होगा। ध्वनि की जो तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि मतलब कि परावर्तन जो होता है प्रतिध्वनि, तो इसका कारण क्या है? तो 45 का ए सही होगा। परावर्तन बोलते हैं जैसे किसी सतह पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से आवाज कोई दिया तो इस सतह से लौट के जब आता है ध्वनि तो उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं, इसी को परावर्तन बोलते हैं। तो यह ए सही होगा। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना? 17 मीटर होना चाहिए। इसका आंसर बी सही होगा। याद रखिएगा 17 मीटर मतलब कि होना चाहिए। इसके बाद से जैसे देखिए कहीं कहीं पहाड़ पर से कोई बोलता है तो वैसा होता है कि 17 मीटर से अधिक होता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए। तो इसका आंसर 17 मीटर कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। तो इसका आंसर बी सही होगा। रडार की प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। रडार जो है किसके प्रणाली पर निर्भर सिद्धांत है? तो यह हो जाएगा रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच अंतराल 1/10 होता है। बराबर होता है कि कम होता है, यही पूछ रहा है, तो अधिक होता है। इसका आंसर सी सही होगा। 48 का 49 देखेंगे, अच्छे ऑडिटोमीटर की दीवारें ऑडिटोरियम की दीवारें अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत और फर्श रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो वह प्रतिध्वनि को रोकता है और ध्वनि को अवशोषण करता है। तो इसका आंसर 49 का हो जाएगा, डी। आंसर डी सही होगा। 50 देखेंगे, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 होता है, सेकंड होता है, 1/10 सेकंड होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। 50 हो गया। 51 देखेंगे, दिया हुआ कि ध्वनि तरंगे जिसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण। तो इसका आंसर सी सही होगा 51 का। 52 है कि
एक व्यक्ति को प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से कितनी दूर रखना चाहिए, कितने दूर? अब देखिए फीट में दिया हुआ है तो 17 मीटर तो हम लोगों को रहना चाहिए। तो 17 तिया 51, 51 के आसपास 51 से अधिक कौन सा दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी सही होगा। मतलब कि देखिए 39 इंच में 1 मीटर होता है, अब कह रहा है 17 मीटर होता है ना, तो 17 गुणे 39, 39 इंच हो गया ना, तो 39 मतलब कि 3 फीट 3 इंच, तो 17 तिया 51 और 17 तिया 51 यानी 51 नीचे हो गया, तो 3 फीट और जोड़ लेंगे, 12 तिया 36 इंच है ना, 51 इंच है तो 12 चौक 48, 4 फीट और जोड़ लेंगे, 51 + 4 यानी कि 56। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फीट में दिया हुआ है 17 मीटर होता है, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, और फीट में दिया है तो 56 फीट होना चाहिए। आगे 52 के बाद देखेंगे 53 है, स्टेथोस्कोप ध्वनि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेथोस्कोप हम लोग सुनते हैं, जैसे कि कान में लगा करके सुना जाता है, जो डॉक्टर सुनते हैं, तो वो किस पर काम करता है? तो यह कार्य करता है परावर्तन पर। इसका आंसर ए सही होगा। ये पूछता भी है, याद रखिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता था? परावर्तन पर करता है। आगे प्रतिध्वनि तरंगे के कारण उत्पन्न होती है। अब प्रतिध्वनि तरंगे के कारण उत्पन्न होती है, अवशोषण, परावर्तन, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि, जो प्रतिध्वनि होगी उत्पन्न होगी परावर्तन के कारण, तो इसका आंसर 54 का सी होगा। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है कहाँ पे? तो नौ संचालकों द्वारा, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, तो 55 का डी हो जाएगा। 56 है, 56 क्या दिया हुआ है कि अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है, सेविन ने किया है, तो 56 का आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजहीन हाल का अनुरणन काल होता है, गुजहीन हाल का अनुरणन काल होता है, तो 57 का आंसर ए सही होगा, 0 सेकंड होगा। नेक्स्ट है जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। कारण क्या है? दाब बढ़ने से पुल खतरे में आता है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण पुल खतरे में होते हैं, इसमें से कोई नहीं, तो इसका 58 का बी सही होगा। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, संभव है अनुनाद के कारण, विस्पंदन के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुनाद के कारण, तो इसका आंसर ए सही होगा। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच से गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यदि ये सब संभव ही हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण, तो 60 का आंसर हो जाएगा सी अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण। आगे जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरते जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो 61 का आंसर सी हो जाएगा, अनुनाद के कारण। आगे रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, समस्वरण स्टेशन उदाहरण है रेडियो का, 62 का बी हो जाएगा, अनुनाद। 62 हो गया। 63 में देखते हैं, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनको ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, अनुनाद, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का बी हो जाएगा, व्यतिकरण। नेक्स्ट है 64, ये भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, दिया है कि समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश पर बनाए जाते हैं, ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहाँ सायरन की ध्वनि नहीं होती है। यह नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों को किस गुण के कारण निर्मित होती है? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण के कारण। याद रखिएगा, इसको हम पीडीएफ बनाकर दे देंगे अच्छे से, ठीक है ना, तो आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और इससे आप एस्तर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 64 का हो गया। 65 देखेंगे, यह भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 3 लाइन हो गया है ना, देखिए इसमें 3 लाइन हो गया, इसी की 4 लाइन हो गया, इसी की वजह से इसको हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। 65 दिया हुआ है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं है, परंतु इनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का कौन सा? परावर्तन कारण है कि तो विवर्तन के कारण से हम सुन सकते हैं, तो इसका आंसर डी सही होगा। 66 दिया है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव। 66 का बी हो जाएगा, उतार चढ़ाव को। जैसे कि देखिए कि ट्रेन जाती है तो पहले शुरू में तेज, उसके बाद से धीरे धीरे कम होने लगता है, तो डॉपलर प्रभाव है। आगे 67 देखेंगे, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है, याद रखिएगा, यह पूछता भी है। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवाज की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण? तो डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा।
आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। तो जैसे क्या होता है ना कि जो आर्द्र वायु होता है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, घनत्व जो होता है अधिक होता है। तो इसमें कौन सा होगा, शुष्क की तुलना में अधिक होता है, दाब कम होता है। तो इसका आंसर 69 का हो जाएगा बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग कौन सा सत्य? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है, क्योंकि जैसे कि ठोस में, द्रव में, गैस में देखते हैं तो माध्यम का निर्भर तो करता है। गैस में अधिक नहीं, द्रव में न्यूनतम नहीं, ठोस में अधिकतम, द्रव में न्यूनतम, ये भी नहीं है, ठोस में अधिकतम, गैस में, हाँ ये सही है। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। दिया हुआ है कि गैस में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, तो अनुदैर्ध्य तो होता ही है ध्वनि का तरंग, गैसों में चाहे कहीं भी हो। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे परासर तरंग कहलाती है, परासर नहीं, ये गलत है। दिया हुआ है कि उच्च आयामों की वाली ध्वनि की अपेक्षाकृत प्रबल होती है और उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तीक्ष्ण होती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी, 71 का बी सही होगा। अरे 71 का बी सही होगा। 72, निम्नलिखित में से किस प्रकार एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अच्छा, रात्रि दृष्टि, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त होगा, इसका अवरक्त होगा, इसका आंसर सी सही होगा। निम्न में से एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? अच्छा, इसमें कह रहा है कि एक में एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पे जल दिया है, लकड़ी दिया हुआ है, वायु और वायु, तो सिर से सबसे अधिक किसमें हुआ? तो डी में, लकड़ी में, ठोस में होता है। एक जेट वायुयान 2 मैक से हवा वेग से उड़ता है, जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुमान की चाल कितनी होगी? तो 74 का आंसर डी हो जाएगा, 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो यह लोहा होगा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, हाँ ये चीज बढ़िया है, पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे, पराश्रय ध्वनि का, तो इस एक्सरे में तो पराश्रय ध्वनि का एक्स किरणें होती हैं। ईसीजी हो गया, ईसीजी और ईसीजी, ईईजी और सोनोग्राफी, ध्वनि पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया था। तो 76 का आंसर कौन जाएगा? ए हो जाएगा। सोनोग्राफी जो होता है वह पराश्रय ध्वनि के उपयोग पर किया जाता है। कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती है? कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का सी हो जाएगा, ध्वनि। इसका आंसर सी सही होगा। यदि वी ए, वी डब्ल्यू, वी एस क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि का वेग, ध्वनि का जो वेग होगा तो कैसे होगा? तो इसका आंसर 78 का ए हो जाएगा। सबसे अधिक वी एस में होगा, उसके बाद से वी डब्ल्यू में, उसके बाद से वी एम। आगे, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, इसका आंसर डी सही होगा। आगे, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान कर रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेशन, ये रडार ही है, ध्वनि रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है, कहलाता है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, सोनार है, रडार नहीं सोनार है, ठीक है। आगे, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। पराध्वनि विमान जो होता है, कौन सा ध्वनि प्रघाती तरंग पैदा करती है? तो पराश्रय तरंग है, 81 का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि के कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो इको साउंडिंग का प्रयोग कब किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। एकास्टिक विज्ञान है, एकॉस्टिक विज्ञान है, यह है ध्वनि से संबंधित है। एकॉस्टिक जो विज्ञान है ध्वनि से संबंधित है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए? मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो इसका 84 का आंसर हो जाएगा बी, 60 डेसिबल होता है, डीबी होता है। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? निमग्न, तो इसका आंसर 85 का आंसर बी हो जाएगा, सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि डर को दूर कर सके। दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बी,
दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। आगे, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन के ध्वनि के तरंगदैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति, तीव्रता। तो इसका आंसर सी सही होगा, आवृत्ति। यानी कि ताप परिवर्तन पर ध्वनि में कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो आवृत्ति होती है, प्रभावित होती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, 88 का डी हो जाएगा। ध्वनि की, जैसे कोई भी ध्वनि का मापा जाता है तो डेसिबल में ही मापा जाता है। तो इतना ही क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टडी वेल पर लाइक अपने बच्चे शेयर करते रहें अपने साथियों को। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।